जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप टी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट ये 8/10/2018 को, और शिफ्ट नंबर 1 का जो है इस डेट के शिफ्ट नंबर 1 का हम आज डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो है साइंस का क्लास नंबर 14 है, यानी कि 14वां क्लास है। इसके पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारा जब भी वीडियो हम डालें आपको आसानी से नोटिफिकेशन चला जाए और वीडियो को आप जल्दी देख पाएँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बन सके। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कार्य डैश का गुणनफल है। तो कार्य किसका गुणनफल होता है? देखिए, कार्य बराबर आपको फॉर्मूला क्या पता होगा। कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। एफ का मतलब क्या होता है? आपका बल होता है। वहीं एस का मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है। यानी कि कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन है, लेकिन विस्थापन किस दिशा में? तो बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल है, और विस्थापन जो होता है वो वस्तु की बल की दिशा में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी जो है हम कार्य के बारे में जान लेते हैं कि कार्य होता क्या है। देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। कार्य का ऐसा मतलब जो होता है वो जूल होता है। और यदि बल विस्थापन के समांतर है, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री है, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। क्योंकि यदि आप थीटा 0 रखेंगे तो कॉस का मान जो होता है वो 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी धनात्मक होगा। वहीं यदि आपका बल विस्थापन के विपरीत है, यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री है, तब जो है आपका कार्य क्या जाएगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि कॉस से 180 पे क्या होता है? माइनस आपका आता है वैल्यू। ठीक है। यदि बल और विस्थापन जो है आपस में क्या है? लंबवत है, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आता है, तभी कार्य क्या हो जाएगा? उस समय 0 जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वे प्राणु जरायुज कहलाते हैं। तो जरायुज जो है किसे कहा जाता है ये बताना है। देखिए, जरायुज का मतलब क्या होता है कि स्तनधारी को हम क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। और स्तनधारी किसको कहते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं उसी को हम स्तनधारी या फिर जरायुज कहा करते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप दो बात ध्यान रखिए। जरायुज का मतलब क्या होगा? जो बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या होगा? जो दूध पिलाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। दोनों एक ही है, जरायुज को ही क्या कहते हैं? स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल क्या होता है? आपको गुरुत्व बल का फॉर्मूला पता होगा कि F बराबर जो होता है वो क्या होता है? G इंटू m1m2/r²। आपको ये सूत्र याद होगा। तो इसमें क्या है कि m1 m2 क्या है कि ये दो द्रव्यमान है। तो गुरुत्व बल क्या होता है आपका कि दो द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल होता है के बीच आकर्षण बल द्वारा ये परिभाषित होता है। क्या जाएगा? दो द्रव्यमानों का, ऑप्शन सी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि 1687 में इन्होंने दिए थे। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि यदि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो है पिंड का मतलब क्या होता है? वस्तु। दो पिंडों की जो बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? समानुपाती होगा। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। और जो बीच का दूरी है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ जो d है ये बीच की दूरी है। m1 m2 क्या है? दो पिंड यानी दो वस्तु की द्रव्यमान है। ठीक है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। तो पीढ़ी F1 में जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं वो क्या है? प्रबलता है। क्या है? प्रबलता। देखिए, अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इसे अनुवांशिक से ये संबंधित है, और अनुवांशिकी का पिता कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है? आयाम भी ध्वनि तरंग की विशेषता है, हर्ट्ज नहीं है, और वेग भी है, और आवृत्ति भी है। तो यहाँ पे बताना है क्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज नहीं है। हर्ट्ज क्या होता है आपका? जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का ये SI मात्रक हर्ट्ज होती है। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, हम ध्वनि को समझ लेते हैं, यानी कि साउंड। ध्वनि हम कहते हैं किसको? ध्वनि जो होता है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ये जो होता है ठोस, द्रव या गैस से होकर ये संचारित होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम उसी कंपन को ध्वनि कहते हैं, कंपन को ध्वनि कहते हैं जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि मानव का कान जिसे सुन सकती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं।
ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या हो गया कि ये अनुदैर्घ्य भी हो सकते हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकते हैं। और ध्वनि को संचरण के लिए जो होता है आपका क्या होता है, मीडियम यानी कि माध्यम की जरूरत होती है। ये जो होता है ध्वनि आपका ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में जो है ये संचरण यानी कि चल सकती है, लेकिन निर्वात में जो है ये ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, जो द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि जो होता है, जो कि आपका द्रव, गैस और प्लाज्मा, इसमें जो होता है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, और जबकि ठोस में जो है ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है, लेकिन सामान्यतः क्या हो जाएगा, वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। लेकिन ठोस में कैसे चलती है, अनुप्रस्थ के रूप में। अच्छा, अनुदैर्घ्य तरंग कहते किसको है, देखिए, जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है और यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, तब उसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, और अनुप्रस्थ क्या होता है कि जब माध्यम के कणों का जो कंपन होता है, माध्यम के कण का कंपन, ठीक है, जो कण होता है माध्यम का कण, उसका माध्यम का जो कण का कंपन है वो ध्वनि की यदि गति की दिशा के लंबवत है, यानी जो कण है और ध्वनि है उसके यदि दोनों लंबवत हो जाता है, तब उस तरंग को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। और सामान्य दाब और ताप पर जो होता है वायु का जो वेग होता है वो लगभग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी ध्वनि के बारे में आगे भी क्वेश्चन है, उसमें भी विशेष देखेंगे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है। अच्छा, समूह आपको बताना है ये किस समूह से संबंधित है। समूह का मतलब क्या हो गया, वर्ग। ठीक है, यानी कि किस ग्रुप से जो है ये संबंध रखता है। आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया कि 10 8 13 13 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 से जो है ये संबंधित, वर्ग 13 से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 13 किसका है, ये एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, किसका है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्या है, धातु। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एल्युमिनियम आपको मिल जाएगा। और ये जो है आपका यहाँ ये 13वां वर्ग होगा। ये क्या होगा, ये 13वां समूह कहलाएगा। ये जो आपका होता है ये 12वां होता है। जो पी ब्लॉक होता है ना, वो 13वां ब्लॉक से शुरू होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये 13वां पी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम को देख सकते हैं आप, Al। क्वेश्चन क्या है कि मछली में पाया जाता है। मछली में यानी कि उसका जो हृदय होते हैं वो कितने कक्षीय यानी कितना चैम्बर मछली का होता है, यही बताना। देखिए, मछली का जो होता है वो 2 कक्षीय हृदय होते हैं। क्या होते हैं, 2 कक्षीय हृदय होते हैं। किसका, मछली का। चलिए, मछली के साथ साथ और भी बहुत सारे आप ध्यान रखिए कि मछली का जो वैश्म यानी चैम्बर होता है, इसको ये 2 होता है। जबकि जो उभयचर हो गए, उभयचर में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे मेढक हो गया, सरीसृप हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या आते हैं, उभयचर में आता है। ये जो सांप और छिपकली है ये सरीसृप में आते हैं। इसमें जो होता है 3 चैम्बर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मगरमच्छ और घड़ियाल ये भी सरीसृप है, लेकिन इसका हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर का हृदय होता है। क्या होता है, 4 चैम्बर का। स्तनधारी और पक्षी का जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। यानी कि स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाते हैं, तो मनुष्य में भी कितना होगा, 4 चैम्बर का होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपने हमारे ये परफेक्ट प्रैक्टिस वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक नहीं किया तो अभी जल्दी लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक कम करते हैं, इसलिए लाइक दबा के क्या कीजिए। डैश कार्य कहलाता है, तो यहाँ फिर से क्या कार्य के बारे में बताना है। कार्य क्या कहलाता है, आपको बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, Fs यानी कि बल गुना विस्थापन। तो बल कार्य क्या होगा, बल गुना विस्थापन को हम कार्य कहेंगे। विस्थापन किस दिशा में होना चाहिए, तो विस्थापन जो है बल की दिशा में होना चाहिए, तभी वो कार्य कहलाएगा। ठीक है, कार्य के बारे में चलिए और भी जान लेते हैं। कार्य क्या होता है, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है उसी को हम बल क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल लिखा गया है, बल नहीं होगा, कार्य कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W/Fs cos थीटा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि इसका CGS मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। अर्ग से याद रखेंगे, जो 1 जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, और कार्य का जो विमा होता है वो mL²T-2 होता है। ध्यान रखिएगा कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन गैस, क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं, तो ये कौन से समस्थानिक हैं यही बताना है।
तो ये आपके पास क्या है, ये आपका है C35 और C37। ये जो क्लोरीन का होता है 2 समस्थानिक वही होता है एक का हो गया आपका द्रव्यमान 35, एक का 37। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा। देखिए समस्थानिक की बात करें ना तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक यदि किसी के समस्थानिक होते हैं तो वो पोलोनियम का होता है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। समस्थानिक का मतलब होता है कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो समान होगा, जबकि द्रव्यमान यानी कि जो मास है उसका द्रव्यमान जो होगा वो अलग हो सकता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर जो है ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लीजिए कि जैसे कि वोल्ट मीटर है, इससे क्या नापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर जो उपकरण है इसको हमेशा परिपथ में जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। अमीटर से जो है हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और अमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और यदि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आपसे पूछा जाता है तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो थैलोफाइटा के बारे में तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, इससे कौन संबंधित नहीं है ये बताना है। तो मार्सिलिया जो है ये थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, क्योंकि मार्सिलिया जो है ये आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है। किससे, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। और ये मार्सिलिया जैसे जो टेरिडोफाइटा है इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो सब्जी उब्जी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थैलोफाइटा को एक बार फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थैलोफाइटा जो कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये ध्यान रखिएगा। और थैलोफाइटा समूह को जो सामान्यतः वो क्या कहते हैं, शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आता है वो मुख्यतः 3 चीज़ आता है, एक शैवाल, कवक और लाइकेन आता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण भी ये क्या करते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। यह भोजन को जो है, जो थैलोफाइटा होता है यानी कि जो शैवाल है, ये भोजन को जो है आपका स्टार्च के रूप में लेते हैं। ठीक है, वहीं जो है कुछ एक्स्ट्रा बातें आप ध्यान रखिएगा कि जो लाल सागर का जो रंग है वो लाल होता है, वो किसके वजह से होता है, तो वो आपका ट्राइकोवेस सेलिवल शैवाल है, उसी के वजह से ये लाल सागर का रंग लाल होता है। ये आप जो देख रहे हैं यह आपका ट्राइकोवेस सेलिवल शैवाल है। ठीक है, क्लोरोला जो है, क्लोरोला शैवाल जो है ये अंतरिक्ष में लेके जाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। कौन, क्लोरोला। ठीक है, और जो लाइमेनेरिया है ये शैवाल जो होता है इसमें आयोडीन पाया जाता है। और नीलहरित शैवाल से क्या करते हैं, खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जबकि आप देखे होंगे जो कछुआ के पीठ पर होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कछुआ देखिए, इसके पीठ पे जो शैवाल होता है वो प्रोटोडर्मा शैवाल होता है, कछुआ के पीठ पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रूट टिप या फिर शूट टिप निम्न में से कौन सा उत्तक होता है। तो रूट टिप या फिर शूट टिप जो है इसमें विभजोतक उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, विभजोतक उत्तक इसमें होते हैं। और विभजोतक उत्तक क्या होते हैं, इसकी कोशिका जो होता है वो बार बार जो होता है आपका सूत्री विभाजन करते रहता है। क्वेश्चन क्या है कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को जो है आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सोडियम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूँ तो हमने सोडियम के बारे में कई बार रिवाइज कर चुका है, या तो पुराने हैं तो आपको पता होगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, सब सीख जाइएगा। ठीक है, सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। और सोडियम का जो Na ये इसका संकेत लिया गया है वो इसके लैटिन नाम जो नेट्रियम है उससे लिया गया है। इसकी परमाणु संख्या 11 है। द्रव्यमान जो होता है वो 23 होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। यदि इसको वायु के संपर्क में रखेंगे तो ये जल उठेगा। सोडियम को क्या करते हैं, चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। और सोडियम को जब आप सोडियम जो है पानी या फिर अम्ल से ये अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है।
सोडियम को जो है ये समुद्री पानी से निकाला जाता है मुख्य रूप से, और इसका निष्कर्षण जो है वो 2 विधि से करते हैं, एक कास्टनर विधि से, एक डाउन विधि से। कास्टनर विधि द्वारा क्या करते हैं कि इसमें द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैद्युत अपघटन करते हैं, किसका है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जबकि डाउन विधि में हम क्या करते हैं कि जो पिघले हुए सोडियम क्लोराइड होता है उसका वैद्युत अपघटन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सोडियम क्लोराइड को जो है हम साधारण नमक कहते हैं, और नमक में आप देखे होंगे कि वो पसीजने लगता है, तो पसीजना लगता है तो उसको जिस वजह से पसीजता है उसको प्रस्वेदी कहते हैं, और प्रस्वेदी के रूप में जो उसमें उपस्थित होता है वो क्या होता है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसके कारण वो पसीजते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब मौजूद है, ठीक है। पदार्थ का वो कौन सा सबसे छोटा कण है, तो वो आपका अणु है जिसका कि अस्तित्व है। परमाणु जो है ये छोटा कण है लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये स्वतंत्र अस्तित्व जो है इसका नहीं होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये थॉमसन के द्वारा किया गया, न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक के द्वारा किया गया था, और जो गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो प्रोटॉन की खोज किया गया था। आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, किस पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे इसके भार का कितना गुना होता है। देखिए पृथ्वी पर भार बताना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर भार बताता है कि पृथ्वी का कितना होता है तब 1/6 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था क्योंकि अधिकांश जो होते हैं वो बिना पढ़े समझे जो है 1/6 में मार के चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 6। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। बताया हुआ आपको क्वेश्चन है, कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, अभी भी डिस्कशन कर लेंगे हम। देखिए यदि वस्तु की ध्वनि की चाल से अधिक चाल है किसी चीज का तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राध्वनिक कहते हैं, ठीक है, उसे प्राध्वनिक कहते हैं। देखिए इस चीज को समझने के लिए ना आपको मैक संख्या याद रखना होगा, और मैक संख्या के बारे में तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो इस बार भी खैर हम बताते हैं। मैक संख्या क्या करता है, ये वायुयान की चाल का निर्धारण जो करते हैं वो मैक संख्या के द्वारा करते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला भी होता है। देखिए मैक संख्या यदि 1 से कम हो जाता है तब उसको जो है हम सबसोनिक यान कहते हैं। जिस यान का या जिस वायुयान का जो मैक संख्या है वो 1 से कम हो गया तो वो सबसोनिक है, और यदि 1 है तो उसको सोनिक कहते हैं, ठीक है, या ध्वनि जो का होता है मैक संख्या 1 उसको मान लिया जाता है 1 है। और मैक संख्या यदि 1 से अधिक और 5 से कम है ना तब उसको सुपरसोनिक कहेंगे। जब ये 5 से भी अधिक हो जाएगा तब इसको हाइपरसोनिक यान कहा जाता है, ठीक है। कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने के एक कारण इसका क्या है। तो कार्बन जो है जो मजबूत बंध बनाते हैं, आपको पता है कार्बन जो बंध बनाते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या, सहसंयोजक बंध। इसका कारण क्या है कि देखिए कार्बन क्या होता है, परमाणु संख्या 6 है, यानी कि छोटा आकार होने की वजह से ये इसके अंदर गुण होते हैं। कार्बन के बारे में जान लीजिए कि इसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 4 इसका हो जाएगा, 2 4 6 इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि ये क्या है आपका, ये कार्बन एक उधातु है, यानी उधातु है होने का मतलब क्या होगा, ये विद्युत का कुचालक होगा। अभी तक इसमें सुधार करना पड़ेगा, ये क्या होगा, कुचालक होगा। और कार्बन के जो अपरूप है वो मुख्यतः 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है के कारण ये क्या होते हैं, चमकीला दिखाई देता है। यदि हीरा पे लाइट ना पड़े तो वो उस चमकीला नजर नहीं आएगा। ग्रेफाइट एकमात्र सुचालक क्या है, वो धातु है। और फ्लोरीन जो है कार्बन का एक नया अपरूप है। एक और होता है आपका ग्रेफिन, तो ग्रेफिन भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कोयला है वो कोयला क्या होता है, वो कार्बन का अपरूप नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था है ना, ये कार्बन का अपरूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संकेत नहीं देता है। यदि आप जो है ये इस हमारे चैनल पे पुराने हैं, बने हुए हैं और अच्छा सा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा इन सब का नाम लिया गया है। तो वो कौन है जिसको अम्ल या क्षार में किसी प्रकार का जो असर नहीं दिखाता, वो है आपका चमेली की फूल, ठीक है। क्या है, चमेली की फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। अनबुझा चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो है
ये बिना बुझा हुआ चूना कहा करते हैं, इसको कली चूना भी कहते हैं। और वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको चूना पत्थर कहते हैं या फिर इसी को संगे मरमर कहा जाता है। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है वो है ना दो तरह का होता है, एक संतृप्त होता है और एक क्या होता है असंतृप्त होता है, ठीक है। तो संतृप्त में क्या होता है, एन लगा होता है, उसके नाम में क्या लगा होगा एन, इसको एल्केन कहते हैं, एल्केन। तो एन आ जाता है इसके नाम में, तो हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब क्या हो गया संतृप्त हो गया। तो बच कौन गया बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, ये असंतृप्त है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6 जो है इसका फार्मूला होता है। और आपको पता होगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होती है और जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वो 3 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए हमने ये बताया। चलिए तो इस वीडियो में जो है इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और हमसे वो जुड़ पाए, ठीक है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आसानी से हमारा वीडियो आपको मिल पाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।